हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं जुनून या मोहब्बत भाग 22। इससे पहले इस कहानी के 21 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। वैशाली ने उसको घूर कर देखा। क्या तुम कुछ रोमांटिक हो सकते हो? हमारी अभी अभी शादी हुई है और तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि अपनी खूबसूरत बीवी को खुश कैसे करते हैं। वैशाली की बात सुनने के बाद अक्षत तो एकदम से स्पीचलेस हो गया था और फिर उसने भी एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा कि ठीक है, जब मैं घर आ जाऊंगा ना तो तुम्हें अच्छे से खुश करूंगा और फिर तुम्हें कभी भी इस चीज को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। अक्षत अभी हल्के हल्के से मुस्कुरा रहा था। इतना कहते ही अक्षत के फेस पर एक शरारती स्माइल आ जाती है। ठीक है, मुझे अब बहुत तेज नींद आ रही है। इतना कहकर वैशाली ने भी झट से शर्म के मारे फोन कट कर दिया। उसका मजाक करना बिल्कुल ठीक लग रहा था उसे, लेकिन जब अक्षत उससे मजाक करता था तो उसकी तो एकदम से जान ही निकल जाती थी, क्योंकि अक्षत की डबल मीनिंग उसकी जान निकाल देती थी। वो अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी। उसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज अक्षत का ही था। उसमें लिखा हुआ था कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ जान, मैं सच में तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा। वैशाली के मैसेज पढ़ते ही एकदम से उसके गाल लाल हो गए थे और फिर उसने भी फ़ोन को अपने गले से लगा लिया और फिर एकदम से सो गई। रात के 12 बजे के समय था। सूरज सूर्यवंशी के घर के दरवाजे पर जोर जोर से बेल बजने लगती है। मैना सूर्यवंशी ने अपने पति सूरज को हिलाते हुए कहा कि अरे अरे देखिए ना, कौन इतनी जोर जोर से रात के 12 बजे बेल को बजा रहा है, देखिए ना कौन है। मैना के बहुत ज्यादा जोर देने के बाद सूरज को उठना ही पड़ा। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आ रहा हूँ आ रहा हूँ। और भाई कौन है जो इतनी रात को आया है, दरवाजा पीट रहा है। सूरज को भी अपनी नींद खराब होने पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने भी झटके के साथ दरवाजा खोला तो उसकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से अचानक से ही निकला, भैया आप इतनी रात को। तो विराज के हाथ में इस वक्त बंदूक थी और उसने अपनी बंदूक सूरज के बड़े भाई यशवंत के ऊपर तान रखी थी। यशवंत को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको किसी ने बहुत ही ज्यादा पीटा हो। भैया आपको ये क्या हुआ है और ये लोग कौन है, आपकी इतनी चोट कैसे लगी? विराज ने जो बंदूक अभी तक यशवंत के सिर पर रखी हुई थी, वो बंदूक उसने अचानक से सूरज की तरफ पॉइंट कर दी। सूरज एकदम से डर गया था और वो हकलाती हुई आवाज में बोलता है कि ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? मेरी बहन कहाँ है? कहाँ है मेरी बहन? विराज ने भी काफी ज्यादा गुस्से से कहा, तुम्हारी बहन के बारे में हमें कैसे पता होगा? सूरज ने कहा कि तो विराज की आंखों में एकदम से गुस्सा चढ़ गया था। तभी विराज के पीछे से अचानक से एक आवाज आती है, मेरी बेटी यहाँ पर नहीं है क्या? दर्शनी सचदेवा ने हैरानी के साथ कहा। दर्शनी सचदेवा अपनी बेटी से मिलने अपने पति के साथ दूसरी कार में आ रही थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही ये सुना कि उनकी बेटी यहाँ पर नहीं है तो उनके कदम एकदम अचानक से रुक जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाती हैं। सूरज की बात सुनकर यशवंत ने भी अपनी बेसुध हालत में जल्दी से कहा कि ये सब वैशाली से मिलने के लिए आए हैं, वैशाली इनकी ही बेटी है। यशवंत की बात सुनने के बाद सूरज बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया था। ये आप क्या कह रहे हैं भाई, वैशाली इनकी बेटी है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हाँ नालायक, अब जल्दी से इन्हें उससे मिलवा दे, बता कहाँ पर है, वरना ये तुम्हें यहीं पर मार डालेंगे और तुम्हारे साथ मुझे भी मार देंगे। वो यहाँ पर नहीं है, वैशाली यहाँ पर अब नहीं रहती है। 2 साल के बाद वो बस एक दिन यहाँ पर आई थी, वो भी अपनी माँ के बारे में पता करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसको ये पता लगा कि भाभी मर चुकी हैं, तुरंत यहाँ से चली गई और उसके बाद यहाँ पर वापस नहीं आई। मरने के डर से सूरज ने भी सब कुछ एक ही सांस में उगल दिया था। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। वैशाली कौन? उस मनहूस का नाम इस घर में ले रहा है। मैना आधी नींद में एकदम से बाहर चलकर आती है। सूरज इस वक्त काफी देर से अंदर नहीं गया था, इसीलिए मैना भी खुद ही बाहर आ गई थी, लेकिन यहाँ पर आते ही उसके कानों में सबसे पहले वैशाली का नाम सुनाई देता है। उसके ये शब्द सुनकर तो वहाँ पर खड़े सब लोग एकदम से हैरान रह गए थे। ये औरत जब भी मुंह खोलती है तो कुछ ना कुछ बेकार ही निकालती है। सूरज ने भी अब घूर कर मैना की तरफ देखा, जैसे अभी उसको खा जाएगा। विराज का पूरा परिवार अब काफी ज्यादा गुस्से से भर चुका था। विराज की माँ भी आगे आई और उन्होंने एक के बाद एक चांटे मैना के गाल पर चढ़ दिए। मैना की आंखें जो अभी तक एकदम नींद के कारण थोड़ी थोड़ी सी बंद थी और थोड़ी थोड़ी सी खुली थी,
वो अचानक से एकदम से खुली की खुली रह गई। उसने बड़ी बड़ी आंखें करके अपने सामने खड़ी उस लेडी को देखा, जो अभी ऊपर से नीचे तक हीरो जवाहरात से लदी हुई थी, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी साड़ी से लेकर उसका मेकअप लाखों तक का ही होगा। मैना की आंखों में एकदम से लालच साफ दिखाई दे रहा था। वो एकदम से शॉक्ड आंखें करके उसे देख रही थी। अभी जो उसने थप्पड़ खाए थे वो भी वो भूल चुकी थी। आप कौन है? मैना ने भी चमचमाती हुई आंखों से पूछा। मैं उसकी माँ हूँ, जिसके बारे में तुमने अभी अभी बुरा भला कहा है, समझी तुम? मैना एकदम से अचंभे में आ गई थी। कौन माँ? किसकी माँ? ये क्या बोल रही हो तुम? सूरज को लगा था कि कहीं उसकी पत्नी आज उनकी मौत का कारण न बन जाए, इसीलिए वो भी बहुत ज़्यादा घबरा कर जल्दी से उसके पास गया और फिर मैना के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि मैना चुप हो जा, और फिर औरत की तरफ बोलता है कि मैडम प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अपने पति की बात सुनकर मैना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। उसने भी उसे घूरते हुए सूरज की तरफ देखा, लेकिन सूरज ने भी उसको चुप रहने का इशारा किया। मैना भी अब अपने पति सूरज की बात को मानकर एकदम से चुप तो हो गई थी, लेकिन अब उसे अपने सामने खड़ी औरत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैना ने फिर अपनी नज़रें वहाँ पर खड़े सभी लोगों के ऊपर घुमाई। वो उनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। उसे अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र यशवंत सूर्यवंशी पर पड़ती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो गई थी। भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैना ने भी थोड़ा सा चौंकते हुए पूछा। तो अब यशवंत, जो कि अपनी पहली पत्नी की मौत की खबर सुनकर एकदम से शॉक्ड रह गया था, उसने भी थोड़ा सा गुस्से में झल्लाते हुए कहा कि निर्मला मर गई? तुमने मुझे इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं। क्यों नहीं बताया? तुम्हें वैशाली के बारे में कुछ भी नहीं पता। और तुम, मेरा बेटा वो कहाँ पर है? तुमने उसके बारे में भी मुझे नहीं बताया। रवि कहाँ पर है? यशवंत की बात सुनने के बाद सूरज और मैना दोनों ही अब अपने सिर को एकदम से झुका लेते हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जैसे तैसे करके वो थोड़ा सा हिम्मत करके मैना ने अपना मुंह खोला। भैया भैया, वो रवि का भी भाभी के मरने के बाद कुछ आता पता नहीं है। ये सुनकर तो जैसे यशवंत के पैरों तले नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। तुम दोनों लालची पति पत्नी मुझसे पैसे लेने के चक्कर में इतना ज़्यादा गिर सकते हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम दोनों इतना गिर जाओगे। मेरी नज़रों से आज तुम एकदम से गिर चुके हो। इतना कहकर यशवंत भी आगे बढ़ा और फिर उसने अपने भाई सूरज के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सूरज ने भी फिर अपनी गर्दन नीचे ही झुकाई रखी। इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी फील कर रहा था। उसको सच में बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था, लेकिन मैना भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने जैसे ही देखा कि उसके पति को उसके बड़े भाई ने थप्पड़ मारा है, तो उसने भी जोर से गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि भैया, वो आप थे जो अपने परिवार को बीच राह में छोड़कर चले गए थे। वो आप ही थे जिसने पहले पैसों में लालच दिखाया और फिर किसी दूसरी औरत से शादी कर ली, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। आप कैसे हम पर ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि हम लालची लोग हैं? बल्कि वो तो आप थे जिसने खुद ही अपने परिवार को पहले छोड़ा था, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच में। मैना की कड़वी बात ज़रूर थी, लेकिन बिल्कुल सच थी। यशवंत को अब खुद पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एक सोफे के सिरहाए पर नीचे ज़मीन पर आकर बैठ गया था और फिर उसकी आंखों में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आंसू भी थे। निर्मला और रवि के लिए वो धीरे से बुदबुदाता रहता है। विराज, जो कि उनकी फैमिली ड्रामा देखकर एकदम से पागल ही होने वाला था, अचानक से गुस्से से बोल पड़ता है कि माँ पापा चलिए यहाँ से। मेरी बहन के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता है। मैं जानता हूँ कि उसके बारे में किसे पता होगा। इतना कहकर विराज भी अब अपने पापा के साथ वहाँ से बाहर की तरफ निकल गया था, लेकिन दर्शनी सचदेवा ने जाने से पहले मैना की तरफ घूर कर गुस्से से देखा और फिर उसको एक और थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और फिर बोला कि मेरी बेटी को मनहूस कहने की हिम्मत दोबारा मत करना, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, समझी तुम? इतना कहकर दर्शनी सचदेवा भी बड़े ही घमंड के साथ वहां से निकल जाती हैं। मैना के दोनों ही गाल एकदम से सूजकर लाल हो चुके थे। वो उस औरत को वापस से मारना चाहती थी, लेकिन उसके पति सूरज ने भी उसको कसकर पीछे से पकड़ा हुआ था ताकि मैना उस औरत के पास ना जा सके। उस औरत के वहां से जाते ही मैना ने सूरज का हाथ जोर से झटक दिया और फिर उसको गुस्से से कहा कि कौन थी वो औरत, कौन थी जिसने मुझे मारने की हिम्मत करी, और तुम उससे इतना ज़्यादा डर क्यों रहे थे? सूरज ने भी मैना की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और फिर ना ही उसने उसकी तरफ एक भी बार देखा। सूरज ने भी अब अपने भाई की तरफ देखा, जो कि एकदम से बेसुध सी हालत में सोफे के सिरहाने जमीन पर बैठे हुए थे और रो रहे थे। सूरज ने भी उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि भैया मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैं आपने किए पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो
वो लोग वैशाली को अपनी बेटी क्यों कह रहे हैं, वो तो आपकी और भाभी की। सूरज ने अभी इतना ही कहा था कि तभी यशवंत ने भी उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए थोड़ा सा गुस्से से कहा कि ये माफिया और अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड सचदेवा फैमिली है और इनका बिजनेस में भी अच्छा खासा नाम है। तुम लोगों को पहले से ही पता होगा इनके बारे में। वैशाली इन्हीं की ही बेटी है। मेरा और निर्मला का पहला बच्चा मर गया था। बच्चे के खोने के बाद एकदम से निर्मला बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। वो एकदम से पागल सी हो गई थी। उसी बीच में वैशाली को कुलदीप सचदेवा के कहने पर कुछ दिनों के लिए अपने साथ घर पर लेकर आ गया था मैं। वैशाली के आते ही जैसे निर्मला को जैसे नई जिंदगी मिल गई हो, वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी थी। उसे अपनी बेटी जैसा समझने लगी थी। उसे वैशाली से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। लेकिन जब मैंने उससे वैशाली को ले जाने की बात कही तो फिर उसको देने को तैयार नहीं हुई निर्मला। वो कहने लगी वो उसकी ही बेटी है, इसीलिए मुझे ही सचदेवा फैमिली से झूठ बोलना पड़ा कि उनकी बेटी मर चुकी है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। यशवंत की बात सुनकर मैना और सूरज की हालत ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो खून नहीं। उन दोनों के मन में बस अभी एक ही बात चल रही थी कि अगर वो वैशाली के साथ अच्छा बिहेव करते तो शायद आज उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता। वैशाली सच में उन्हें एकदम से करोड़पति बना सकती थी, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वर्षा भी गहरी नींद में इधर आराम से अपने बिस्तर पर सो रही थी। रात के लगभग 2 बजे के समय था। उसी वक्त उसके डोर की बेल एकदम से बजती है। जब डोर बेल लगातार बजती रहती है तब जाकर कहीं वर्षा की नींद हल्की हल्की सी खुलती है। इस वक्त कौन आया होगा, वो भी हल्के से बड़बड़ाती है और फिर वर्षा ने भी अब जल्दी जल्दी में अपने बेड से वो उठती है और उसकी नींद अब एकदम से गायब हो चुकी थी और फिर डर उसके फेस पर एकदम से साफ दिखाई दे रहा था। उसने पहले पूरे घर की लाइट अच्छे से जलाई और फिर एक झाड़ू लेकर सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। उसको कुछ कुछ आइडिया तो हो ही गया था कि दरवाजे पर अब विराज ही हो सकता है इतनी रात को, क्योंकि तुरुष के बॉडीगार्ड को हैंडल सिर्फ वही कर सकता है और कोई भी नहीं। जब वर्षा दरवाजे के पास पहुंचती है तो उसने हल्की सी आवाज में कहा कि कौन है, कौन है, मैं आया हूँ। विराज ने बस इतना ही कहा और वर्षा जो मन में एकदम से सोचती है कि अरे अब ये इतनी रात को यहाँ पर क्या लेने के लिए आया है, पागल हो गया है क्या, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। वर्षा ने भी थोड़ा सा गुस्सा करते हुए विराज से पूछा, अरे पहले दरवाज़ा तो खोलो। विराज ने फिर से बेल बजाना स्टार्ट कर दिया और फिर ये आफत मेरे ही गले पड़नी थी। न चाहते हुए भी वर्षा को दरवाज़ा खोलना पड़ रहा था। उसने भी धीरे धीरे करके दरवाज़ा हल्का हल्का सा खोला तो उसको वहाँ पर विराज के अलावा 2 लोग और दिखाई देते हैं और फिर उनके बीच में करीब दर्जनों बॉडीगार्ड्स भी खड़े हुए थे। वर्षा ने थोड़ा सा हैरान होकर उन सब की तरफ आंखें चौड़ी करके देखा और फिर हल्की आवाज़ में बोलती है कि मैं कल वैशाली के बाल तुम्हें लाकर दे दूंगी। वर्षा के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया था, शायद ये वैशाली के बाल लेने के लिए ही आए हों, लेकिन एक बाल के लिए इतने सारे लोगों को आने की क्या ज़रूरत थी, क्या पागल हो गए हैं क्या ये सब। वर्षा भी अब अपने ही ख्यालों में एकदम से लीन बनी हुई थी। तभी दर्शनी सचदेवा ने कहा कि उसकी अब कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें पता लग चुका है कि वो हमारी ही बेटी है, वैशाली हमारी बेटी है। दर्शनी सचदेवा की बात सुनने के बाद वर्षा को अचानक से एकदम से खांसी आ गई थी और फिर विराज ने भी आगे बढ़कर वर्षा के लिए टेबल से पानी का ग्लास उठाया और फिर उसको थमा दिया। थोड़ी देर के बाद वर्षा के सामने वाले सोफे पर दर्शनी और कुलदीप दोनों ही बैठे हुए थे और उसी की तरफ देख रहे थे। उसके साइड वाले सोफे पर विराज बैठा हुआ था। वर्षा ने ध्यान से उन सब की तरफ घूर कर देखा और फिर अपने मन में सोचा कि जब वैशाली को पता लगेगा कि उसका एक परिवार अचानक से प्रकट हो गया है तो फिर वो कैसे रिएक्ट करेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका परिवार गुंडा परिवार है तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। यार माँ, ये वैशाली की दोस्त और आपकी ना हो सकी बहू है। विराज ने वर्षा की तरफ देखा और इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि उसकी बात सुनकर अब वर्षा के साथ साथ विराज के पेरेंट्स भी थोड़ा सा हैरान हो गए थे और फिर ये क्या बात हुई, ये इंसान पागल है क्या। वर्षा को अब विराज के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि वो ऐसे पेरेंट्स के सामने कैसे बोल सकता है। दर्शनी सचदेवा ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि इसकी बात पर ध्यान मत दो बेटा तुम, हम बस तुमसे हमारी बेटी के बारे में ही पूछना चाहते हैं, वो कैसी है, कहाँ पर रहती है। वर्षा ने भी अब अपने सामने बैठी उस औरत को जब ध्यान से देखा तो उसको वो काफी हद तक वैशाली की जैसे ही लग रही थी। वर्षा ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए उस औरत की तरफ देखा और कहा कि आंटी
वैशाली बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए उसके लिए। वर्षा की बात सुनने के बाद अब दर्शनी को थोड़ी सी राहत की सांस मिली थी। उसने भी वर्षा से दोबारा पूछा कि क्या तुम बता सकती हो कि इस वक्त मेरी बेटी कहाँ पर है और मेरी बेटी को क्या पसंद है? पहली बार मिलने पर हम उसे एक तोहफा देना चाहते हैं। एक तोहफा तो मेरे दिमाग में पहले से ही है, क्यों ना मैं उसे एक बंदूक की संदूक दे दूं, कितना अच्छा रहेगा ना। दर्शनी की बात सुनकर तो वर्षा ने उन्हें एकदम से रोकते हुए कहा कि अरे नहीं नहीं आंटी, वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी। वो ऐसे माहौल में बड़ी नहीं हुई है जैसा आप सोच रही हैं। हाँ हाँ माँ, मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा शरीफ है, हम उसे डरा नहीं सकते हैं पहली ही बार में। विराज ने भी अपनी माँ को समझाते हुए कहा, तुम उसे डायमंड का नेकलेस दे सकती हो, वैसे भी लड़कियों के ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। कुलदीप ने भी दर्शनी को एडवाइस देते हुए कहा, नहीं ये तो आम सा गिफ्ट होगा ना, मैं उसको कुछ स्पेशल देना चाहती हूँ, लेकिन वो क्या है कि वो है कहाँ पर, मेरी बच्ची इस वक्त कहाँ पर है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। वर्षा ने भी दर्शनी का जवाब देते हुए कहा कि अपने घर में रहती है वो अपने पति के साथ। पति? उन तीनों ने एक साथ शॉक्ड होकर कहा कि पति? वैशाली की शादी हो चुकी है क्या? तो वर्षा ने भी एक बार फिर से कहा, हाँ उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन किसके साथ? विराज ने भी थोड़ा सा गुस्से से कहा, तो अक्षत जिंदल के साथ। वर्षा ने भी कहा, तो अक्षत जिंदल? ये दो शब्द सुनने के बाद वहां पर बैठे वो तीनों ही लोग एकदम से फ्रीज हो गए थे। ये विक्रांत जिंदल का पोता है। कुलदीप सचादेवा भी जानना चाहते थे कि कहीं उनकी बेटी ने उनके सबसे बड़े दुश्मन के पोते से तो नहीं शादी कर ली है। वर्षा को उनका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, कुछ तो गड़बड़ थी। उसने भी अपने शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए कहा कि हाँ अक्षत उन्हीं का ही पोता है। कुलदीप भी विक्रांत जिंदल को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि वो भी अब अपने समय में बहुत बड़े बिजनेसमैन रह चुके थे, जिनके नाम की लोग आज भी तारीफ के पुल बांधा करते थे। उसके पोते ने मेरी मासूम सी बेटी को फंसा लिया, उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि अब वो मेरी बेटी से शादी करेगा। अब पूरे जिंदल परिवार की लाशें बिछेंगी, लाशें। कुलदीप सचादेवा ने भी काफी ज्यादा गुस्से से कहा। इस वक्त वर्षा को भी उनकी बात से डर लग रहा था। दर्शनी ने भी उनकी बात का जवाब देते हुए कहा कि अब क्या होगा जब पापा को ये बात पता चलेगी कि उनके सबसे बड़े दुश्मन के पोते ने उनकी पोती से शादी कर ली है, तो फिर वो तो पता ही नहीं क्या करेंगे। माँ पापा आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बहन को उस राक्षस के चुंगल से छुटा कर ही रहूंगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। बस हमें सही समय का इंतजार करना होगा, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, हमें आगे की प्लानिंग भी तो करनी होगी। विराज ने भी अपने माँ पापा से कहा, तो उसके माँ पापा भी हाँ में अपनी सिर हिलाकर उसके साथ चलने लगते हैं। उनको जाता हुआ देखकर वर्षा ने भी गहरी सांस ली और फिर मन ही मन कहा कि क्या डेंजर फैमिली है यार, और वैशाली इनकी बेटी है, ये तो एकदम से शॉकिंग है। लेकिन ये अक्षत की फैमिली से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं, आखिर क्या कनेक्शन होगा? वर्षा अपनी ही सोच में एकदम से डूबी हुई थी कि तभी अचानक से उसके कानों में कुलदीप सचादेवा की एक सुर्ख आवाज आती है, क्या तुम्हारे पास हमारी बेटी की कोई फोटो है? वर्षा ने भी कुछ देर इस बारे में सोचा और कहा कि हाँ मेरे फोन में होगी। ये कहकर वर्षा ने भी अपना फोन लेने के लिए रूम की तरफ गई। अब दर्शनी और कुलदीप दोनों ही अपनी बेटी की फोटो देखने के लिए एकदम से उत्सुक थे। वर्षा भी अब रूम से अपना फोन लेकर बाहर आई और फिर उसने फोन में वैशाली की फोटो निकालकर कुलदीप सचादेवा की तरफ अपना फोन बढ़ा दिया। फोन लेते वक्त कुलदीप के हाथों की उंगलियां अचानक से कांपने लगी थी। अपनी पूरी जिंदगी में उनकी उंगलियां इस तरह से कभी भी कांपी नहीं थी जिस तरह से आज एक फोन को पकड़ने में उसकी उंगलियां कांप रही थी। जैसे ही उन्होंने वैशाली की फोटो देखी तो उनकी आंखों से एक आंसू एकदम से गिर गया, और ये उनकी बेटी थी, उनकी अपनी बेटी। मेरी बेटी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। कुलदीप ने भी दर्शनी की तरफ फोन बढ़ाते हुए कहा कि दर्शनी ने भी अब झट से फोन को पकड़कर वैशाली की फोटो को देखा। उनकी आंखों में भी एकदम से आंसू आ गए थे। हाय मेरी बच्ची कितनी ज्यादा सुंदर है, मेरी बच्ची, मुझे जल्द ही अपनी बच्ची से मिलना है, अब तो एक मिनट भी सब्र नहीं हो रहा है। विराज ने भी अपने पेरेंट्स को इतना ज्यादा इमोशनल देखकर खुद भी इमोशनल हो गया था, लेकिन तभी उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने भी अपने पेरेंट्स से कहा कि आप जरूर अपनी बेटी से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उस अक्षत को नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा मैं उस अक्षत को, इसीलिए अभी आप ना खुद को संभाल कर रखें। विराज के परिवार के वहां से जाने के बाद वर्षा बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, उसे इस वक्त थोड़ी सी नींद भी आने लगी थी। वो भी अपने रूम में जाकर धड़ाम से बिस्तर पर गिर गई और फिर उसको अब जाकर चैन की सांस आई थी। वर्षा की आंखें नींद की वजह से एकदम से बंद होने लगी थी कि तभी दोबारा से उसकी डोर बेल बजती है। उसकी आंखें एकदम से फिर खुल गई थी। यार अब कौन आ गया, इतनी रात को कौन आता है किसी के
के घर पर फिर से वही बेवकूफ़ विराज ही होगा जो इतनी रात को बार बार आ रहा है। अब क्यों आया होगा? ये लगता है कि मेरी किस्मत में ही आज नींद है ही नहीं। वर्षा थोड़ा सा गुस्से से खड़ी हो गई और फिर उसने ये सोच लिया था कि इस बार तो वो विराज को खूब ज़्यादा सुनाएगी। उसने भी गुस्से से दरवाजे खोला, लेकिन अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो गई थी। तुरुष, तुम इस वक्त? वर्षा ने भी थोड़ा सा चौंकते हुए पूछा। हाँ, तो तुम किसके इमेजिन कर रही थी? तुरुष की आंखों में भी इस वक्त गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब ये इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है? वर्षा ने भी मन ही मन बुदबुदाते हुए सोचा और फिर तुरुष से कहा कि नहीं नहीं, वो मैं किसको इमेजिन करूंगी? मैं किसी को इमेजिन नहीं कर रही थी। तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हो? इसीलिए मैंने पूछ लिया तुमसे। विराज यहाँ पर इस वक्त आ सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ? वो तुम्हारे लिए मुझसे भी ज़्यादा अजीज है क्या? तुरुष की बातों से तो ये साफ लग रहा था कि उसको विराज से कितनी ज़्यादा जलन हो रही है, लेकिन वर्षा को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतना ज़्यादा जेलस क्यों हो रहा है विराज से यहाँ पर आने के लिए। क्या तुरुष के दिल में मेरे लिए किसी तरह की कोई फीलिंग्स है क्या? ये ख्याल आते ही वर्षा का दिल अचानक से एकदम तेज तेज धड़कने लगा था। उसने भी तुरुष के फेस की तरफ देखा जो कि गुस्से के कारण एकदम से लाल हो चुका था और इस वक्त उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वर्षा को इस तरह बुत बने देखकर तुरुष को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चलकर वर्षा के पास गया और फिर उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और फिर उसके हाथ को पकड़कर उसको सीधा बेडरूम के अंदर ले आया और फिर वर्षा ने कुछ भी नहीं कहा और वो आराम से तुरुष के साथ पीछे पीछे बेडरूम के अंदर आ जाती है। तुरुष ने भी बेडरूम में जाकर उसका हाथ छोड़ दिया और फिर उसकी तरफ अपनी पीठ करते हुए कहा कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? अरे मैं क्या कहना चाहती हूँ? कुछ भी तो नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहना तुमसे। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं तुमसे क्या बोलूँगी? वर्षा भी थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि आखिर तुरुष किस बारे में उससे बात कर रहा है और वो क्या उसके मुंह से सुनना चाहता है। तुरुष भी उसकी बात सुनने के बाद एकदम से पीछे की तरफ मुड़ा और फिर उसने भी वर्षा की आंखों में देखकर कहा कि क्या तुम मुझसे ये छुपाने की कोशिश कर रही हो कि यहाँ पर इतनी रात को विराज क्यों आया था? किस लिए आया था वो इतनी रात को यहाँ पर, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ? तुरुष की बात सुनने के बाद वर्षा जोर जोर से हंसने लगती है। तुम्हें किसने बताया कि विराज यहाँ पर आया था? क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो क्या? लेकिन मैं भी तुम्हें बता दूं कि वो बस यहाँ पर, वर्षा ने बस इतना ही कहा था और फिर वो एकदम से रुक जाती है। उसने तुरुष के गुस्से वाले फेस की तरफ देखा और फिर एक सीरियस सा लुक के साथ तुरुष की तरफ चुटकी लेने वाली अंदाज में कहा कि वो विराज और उसकी माँ, मतलब उसकी फैमिली, मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे। वर्षा की बात सुनने के बाद तो तुरुष के एक्सप्रेशन अब और भी ज़्यादा गहरे हो गए थे और फिर उसने भी थोड़ा सा गुस्से से कहा कि क्या क्या तुम मान गई हो उससे शादी करने के लिए? वर्षा ने भी नर्वसनेस लाते हुए कहा कि नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ। ये कहकर वर्षा एकदम से चुप हो गई और फिर उसने भी अपनी गर्दन नीचे की तरफ झुका ली। क्या सोच रही हो तुम? बोलो बोलो, क्या सोच रही हो तुम? तुरुष ने भी वर्षा की दोनों ही बाजुओं कस के पकड़ कर बोला। वर्षा को अब यकीन हो चुका था कि तुरुष के दिल में भी उसके लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो ज़रूर आ गई हैं। वो भी अंदर ही अंदर अब खुशी महसूस कर रही थी। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने भी अपने फेस पर थोड़ा सा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि मैंने सोच लिया है कि मैं विराज के साथ शादी करूंगी। वर्षा ने बहुत ही जल्दी में अपनी बात कह दी थी कि जब तुरुष ने उसकी बात सुनी तो उसको अपने अंदर कुछ एकदम सा भारी सा महसूस होता है और कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसकी पकड़ वर्षा की बाजू पर अब और भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी। उसने भी वर्षा को खुद के करीब खींच लिया और फिर कहा कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, कुछ भी नहीं करोगी, समझी तुम? तुरुष ने भी वर्षा को ये कहते हुए पूरी तरह से हिला दिया था और वर्षा को तुरुष के गुस्से से अब थोड़ा सा डर भी महसूस होने लगा था। उसे डर था कि तुरुष उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। उसने डरते हुए कहा कि मैं ऐसा ऐसा क्यों नहीं कर सकती हूँ? तुम भूल गई हो क्या उस रात हमारे बीच में क्या हुआ था? हमने सारी लिमिट्स को क्रॉस कर लिया था और अब तुम वो सब मेरे साथ करके शादी किसी और के साथ करना चाहती हो? तुम कैसी लड़की हो यार? तुरुष ने लगभग चीखते हुए गुस्से से कहा। तुरुष, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। और तुम चाहते क्या हो? क्या चाहते हो? उस दिन हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो बस एक, वर्षा ने अभी इतना ही बोला था कि तभी तुरुष ने उसको खुद की बाहों में खींच लिया और फिर किस करना स्टार्ट कर दिया। तुरुष अभी वर्षा को बहुत ही रफ एंड टफ किस कर रहा था। वर्षा की आंखें बंद होने के बजाय और भी ज्यादा चौड़ी हो गई थी। वो बड़ी आंखें करके उसे दूर कर रही थी। उसने तुरुष को धक्का देना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तुरुष भी अब 1 इंच भी नहीं हिला था और थोड़ी ही देर के बाद उसने वर्षा को किस करना बंद कर दिया था और फिर उसको गले से
एकदम से लगा लिया था। वर्षा जो कि जोर जोर से सांसें ले रही थी और फिर उसने धीरे से कहा कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता है ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें किसी भी लड़के के साथ मैं नहीं देख सकता हूँ। समझी? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी, और किसी की भी नहीं। तुरुष की बात सुनने के बाद वर्षा की हालत भी एकदम से खराब होने लगी थी। उसको तुरुष की बात सुनकर खुशी होनी चाहिए थी, क्योंकि वही इंसान था जिसे वो प्यार करती थी। पहली ही नज़र में उसको उससे प्यार हो गया था, लेकिन उसको पता नहीं क्यों आज एक अजीब सा डर एकदम से घेर लिया था। उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लग रहा था। उसने भी अपनी गर्दन ऊपर उठाकर तुरुष की तरफ देखा और कहा कि लेकिन तुम तो वैशाली से। वर्षा ने अभी इतना ही कहा था और इससे पहले कि वो अभी अपनी बातों को पूरी कर पाती, तुरुष ने उसके होंठों पर अपनी उंगलियां रख दी और फिर वर्षा की आंखों में देखकर कहा कि उसको उसकी मैरिड लाइफ में खुश रहने दो। वो अक्षत से प्यार करती है, वो मुझसे प्यार नहीं करती है और मैं उसके लिए खुश हूँ कि वो अक्षत के साथ खुश है। उसे उसका प्यार मिल चुका है। और बात रही मेरी अक्षत से नफरत करने की, तो वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मेरी वैशाली से बात हुई थी, उसने ही मुझे बताया था कि जो कुछ भी उसके साथ 2 साल पहले हुआ था उसमें अक्षत की कोई भी गलती नहीं थी। उसमें अक्षत ने कुछ भी नहीं किया था, वो किसी और ने करवाया था। इसीलिए अब मैं वैशाली के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उसको उसका प्यार मिल गया है और अब मेरी बारी है कि मुझे भी मेरे हिस्से का प्यार मिले, वो भी तुमसे। तुरुष की बातें सुनकर वर्षा बहुत ही ज़्यादा हैरान थी और फिर साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खुश भी थी। उसको बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुरुष उससे आज इस तरह से उसके प्यार का इजहार कर देगा। वर्षा इतनी ज़्यादा खुश थी कि उसको यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये सच है या फिर सपना देख रही है वो, कि जिस इंसान से वो प्यार करती है वो भी उससे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। वर्षा तुरुष को बहुत ही प्यार से घूर रही थी, तभी तुरुष ने भी वर्षा की नाक पर छोटी सी किस करते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि क्या देख रही हो तुम? वर्षा भी अब अपने ही ख्यालों से बाहर आ जाती है और फिर उसने भी खुद को तुरुष की पकड़ से छुड़ाते हुए कहा कि सुबह होने वाली है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही, मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए। इतना कहकर वर्षा भी अब बेड पर जाकर आराम से सोने की एक्टिंग करने लगती है, क्योंकि उसको नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो तुरुष से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। इस वक्त उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। वर्षा ने भी जल्दी से अपने कंबल में मुंह ढकते हुए तुरुष से कहा कि अब तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। वर्षा को ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करता देखकर तुरुष को तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। उसकी हंसी छूट गई थी। उसने पहले पूरे कमरे को ऑब्जर्व किया और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वर्षा ने धीरे से अपना कंबल उठाकर देखा तो तुरुष वहाँ पर नहीं था। वो अचानक से मायूस हो गई थी, लेकिन तभी उसको वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आने लगती है। क्या तुरुष बाथरूम में है? वर्षा ने भी धीरे से बुदबुदाते हुए खुद से ही कहा। थोड़ी देर के बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और तुरुष बिना शर्ट के बाथरूम से बाहर आ जाता है। वर्षा ने जैसे ही तुरुष को देखा तो उसकी धड़कनें एकदम अचानक से रुक गई थी। तुरुष की बॉडी किसी जिम ट्रेनर की तरह ही फिट लग रही थी। वो अभी बिल्कुल एक परफेक्ट मैन लग रहा था। उसके गीले बालों से टपकता हुआ पानी उसे और भी ज़्यादा आकर्षित कर रहा था और सेक्सी लुक दे रहा था। वर्षा तो जैसे अपनी नज़र तुरुष पर जमा कर बैठी हुई थी, उसकी नज़र तो एकदम से पलकें झपकाना तक भूल गई थी। जब तुरुष ने वर्षा को नोटिस किया तो वो भी अब धीरे से उसके पास चलकर गया और फिर उसने भी अपना चेहरा वर्षा के करीब ले जाकर बहुत ही प्यार से और धीरे से कहा कि कैन आई किस यू? तुरुष की बात सुनने के बाद तो वर्षा भी अपने ख्यालों से झट से बाहर आती है और फिर उसका चेहरा शर्म से एकदम से लाल हो गया था और फिर उसने दोबारा से कंबल को खींचकर खुद से लपेट लिया। वर्षा की हरकतें देखकर तो आज तुरुष के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी स्माइल आ गई थी और कहीं ना कहीं शरारती अंदाज में वो फिर से उसके साथ थोड़ी सी गुदगुदी करने लगता है। वो भी जाकर वर्षा के साथ बेड पर ही लेट जाता है। जैसे ही वर्षा को ये एहसास हुआ कि तुरुष भी उसके साथ में ही लेटा हुआ है तो उसके गाल खुद ब खुद और भी ज़्यादा शर्म की वजह से लाल हो गए थे। उसने धीरे से तुरुष को देखने के लिए अपना कंबल हटाया तो तुरुष अभी भी शर्टलेस ही था और फिर उसकी ही तरफ बड़े ही प्यार से देख रहा था। वर्षा ने भी उसको एक नज़र देखा और फिर से जल्दी से अपना चेहरा अपने कंबल से कवर कर लिया और फिर उसका दिल अब तो और भी तेजी से धड़कने लगा था। तुरुष ने भी उसके ऊपर से कंबल को हल्का सा खींचकर नीचे फेंक दिया और फिर झट से बोलती है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे ठंड लग रही, हटो हटो। तुमने तो मुझे ना एकदम से ठंड में छोड़ दिया बिना कंबल के, मैं तुम्हें गर्मी दे देता हूँ ना। तुरुष ने भी वर्षा को चिढ़ाने के अंदाज में कहा। हे, वर्षा का मुंह तो एकदम से खुला का खुला
खुला रह गया और वो अच्छे से समझती थी कि तुरुष की बातों का मतलब इस वक्त क्या है। वर्षा ने भी कभी नहीं सोचा था कि इतना सीरियस रहने वाला तुरुष कभी उससे ऐसी बातें भी कर सकता है और वो इतना ज़्यादा रोमांटिक भी हो सकता है। तुरुष कोई नहीं है, तुम जाकर दूसरे कमरे में आराम से सो जाओ। ये कहते हुए वर्षा ने भी अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर ही रहूँगा, जिसको प्रॉब्लम है वो खुद ही चला जाए। तुरुष ने भी एटीट्यूड के साथ अपना सिर अपने ही दोनों हाथों के बीचों में रख लिया। तुरुष की बात सुनकर वर्षा वहाँ से उठकर जाने को हुई कि तभी तुरुष ने उसकी बाजू पकड़कर उसको अपने ऊपर खुद के ऊपर खींच लिया और वर्षा का सर तुरुष की सख्त चेस्ट पर जाकर एकदम से बजाता है। उसने भी अपना सर पकड़ते हुए कहा कि ये मेरा सर फूट चुका है। तुरुष ने भी अब उसको बेड पर लेटा दिया और फिर खुद उसके ऊपर आकर लेट गया। उसने वर्षा के माथे को हल्का सा किस करते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि ज्यादा जोर से लगी है क्या। वर्षा ने भी जैसे ही तुरुष को खुद के ऊपर पाया तो उसके गाल एकदम दोबारा से लाल हो जाते हैं। तुरुष ने भी वर्षा के लाल गालों पर हल्का सा किस करते हुए रोमांटिक अंदाज में कहा कि वर्षा, लेट्स गेट मैरिड। तुरुष की बात सुनने के बाद तो अब वर्षा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। उसने भी थोड़ा सा डरते हुए कहा कि शादी नहीं तुरुष, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अभी शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। वर्षा की बात सुनने के बाद तो तुरुष एकदम से उठकर बैठ जाता है और फिर उसको भी कुछ समय पहले कही हुई वर्षा की बातें एकदम से याद आ जाती हैं। उसने गुस्से से वर्षा को जवाब दिया, तो तुम उस विराट से शादी करना चाहती हो। वर्षा को अब थोड़ी सी हंसी आ गई थी और फिर उसने कहा कि अरे नहीं बाबा, मैं तो बस मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ, वो तो बस यहाँ पर वैशाली के बारे में पूछने के लिए आया था। तुरुष इस वक्त थोड़ा सा हैरान हो गया था। वैशाली के बारे में पूछने के लिए वो इतनी रात को अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया था? पागल वागल हो गया है क्या? वो उसकी आंखों में एकदम से सवाल साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वर्षा ने भी एक गहरी सांस ली और कहा कि वो बात ये है कि वैशाली सच में विराज की ही बहन है क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुम ये क्या, उन्होंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है क्या? नहीं, लेकिन उन्हें पता लग चुका है कि वैशाली उनकी ही बेटी है और विराज की ही बहन है। वो उसे लेने भी वहां से जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही उनको ये पता लगा कि वैशाली ने अक्षत के साथ शादी कर ली है तो वो एकदम से भड़क गए। उनके चेहरे पर एकदम से गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रहा था अक्षत के लिए। मुझे लगता है कि शायद वो लोग अक्षत के परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। हमें लगता है कि शायद उन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तो बहुत ही बड़ी सी दुश्मनी है। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, जब मैंने अक्षत की इन्वेस्टिगेशन करवाई थी ना, तब मुझे ये पता चला था कि अक्षत के दादा और विराज के दादा के बीच में पहले से ही कुछ प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण वो दोनों फैमिली आपस में बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हैं। उन दोनों में एकदम से टक्कर थी कभी अपने ज़माने में। अब क्या होगा? वर्षा भी थोड़ा सा परेशान हो गई थी वैशाली के लिए। अक्षत सब कुछ संभाल लेगा और हो भी सकता है कि अक्षत को इस बारे में पहले से ही पता लग चुका हो, लेकिन हमें वैशाली से अभी के लिए ये सब कुछ छुपा कर ही रखना होगा। वो इतना बड़ा सच एकदम से हैंडल नहीं कर पाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वर्षा ने भी अपना सर तुरुष के कंधे पर रख दिया और फिर हाँ में हिला दिया। लेकिन तुम क्यों शादी नहीं करना चाहती हो मुझसे? तुरुष ने भी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वर्षा से कहा, क्योंकि मैं अभी शादी इसलिए नहीं करना चाहती हूँ, विराज के किए गए शादी के टॉर्चर से अभी तक मैं बाहर नहीं आ पाई हूँ। इसीलिए जब भी मैं शादी का नाम सुनती हूँ ना, तो मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग जन्म ले लेती है। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। इसीलिए मैं कुछ टाइम चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, पहले अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तुरुष अब वर्षा की बात एकदम से समझ चुका था और इसीलिए उसने भी मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, जब तुम बोलोगी हम तब शादी करेंगे। इतना कहकर तुरुष ने भी वर्षा को हक कर लिया और फिर वो दोनों ही एक दूसरे की कंपनी महसूस कर रहे थे। उन दोनों को कब नींद आ गई उन्हें भी पता नहीं चला और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में ही लिपट कर आराम से सो जाते हैं। सुबह के 11 बजे का समय था, लेकिन वर्षा ने अभी तक वैशाली को फोन नहीं किया था। वैशाली भी अपने रूम में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी कि इस वर्षा ने तो कहा था कि 9 बजे तक ये आ जाएगी, लेकिन अब तो यहाँ पर 11 बज चुके हैं, ये अभी तक आई क्यों नहीं? आना तो दूर की बात है, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है और ना ही इसने मुझे अभी तक कोई कॉल किया है। कितनी ज़्यादा बदतमीज़ हो गई है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया है इसे? वैशाली को अब वर्षा की बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी, इसीलिए वो खुद ही वर्षा के घर जाने के लिए निकल गई थी। जैसे ही वो घर से बाहर आई, 2 बॉडीगार्ड तुरंत ही उसके पास आ गए थे और वो दोनों ही वैशाली के पीछे पीछे चलने लगे। वैशाली को इस वक्त थोड़ा सा अजीब लगता है। उसने भी पीछे मुड़कर उन बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा कि तुम दोनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उतने में ही एक बॉडीगार्ड ने कहा
कि मैडम आपको कहाँ जाना है? सर ने हमें आपके साथ ही रहने के लिए कहा है। जहाँ भी आप जाएंगी हमें भी वहाँ आपकी सेफ्टी के लिए आपके साथ ही जाना होगा। बॉडीगार्ड की बात सुनने के बाद वैशाली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो थोड़ा सा परेशान हो गई थी क्योंकि उसको अपने साथ बॉडीगार्ड रखना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसको पता था कि अक्षत को उसकी चिंता है और इसीलिए उसने अपने बॉडीगार्ड उसके साथ रहने के लिए कहा। अगर उसने बॉडीगार्ड्स को अपने साथ नहीं लिया तो फिर उसे अक्षत के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। वैशाली ने भी लाचार होकर उन बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा और कहा कि ठीक है चलो। इतना कहकर वैशाली वहां से जाने लगी, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर वो एकदम से रुक गई और फिर कुछ तो गड़बड़ है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उन दो बॉडीगार्ड के साथ साथ 10 से भी ज़्यादा बॉडीगार्ड उसके पीछे आ रहे थे। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। आगे इस कहानी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट आने वाला है। प्लीज़ कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा। क्या वैशाली बर्दाश्त कर पाएगी उसका ये नया सच? क्या वैशाली और अक्षत के बीच में हो जाएंगी दूरियां? आगे इस कहानी में क्या होगा ये सारा पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में।